नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल और सर्किल के बारे में बेसिक से लेकर क्लास 10 तक के हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग सर्किल को शुरू करते हैं। वृत्त जिसको हम लोग करते हैं सर्किल। ये सर्किल होता है क्या? सर्किल के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़े होंगे सर्किल, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सर्किल वास्तव में होता क्या है इसके बारे में हम चलते हैं। तो सर्किल के लिए पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ते होंगे एक बिंदु। इस बिंदु को केंद्र मानकर, इस बिंदु को केंद्र मानकर समान लंबाई का अगर एक त्रिज्या लेते हैं, मान लिया जाए इसको केंद्र माने और आर लंबाई का एक त्रिज्या लिए और इसी आर लंबाई को त्रिज्या मानकर जो इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त की बात की जाए तो इसके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट बात होती है, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम वृत्त को बनाते हैं, उसका केंद्र होता है तो केंद्र, और इसको हम लोग जो गोलाकार पथ होता है इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होता है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर के द्वारा सूचित करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सपोज दैट कि अगर किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, तो आप सिंपल सी वे में बोलेंगे किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है। अनंत कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना मन उतना। अगर यहां से इस ओर बढ़ेंगे ये भी त्रिज्या, यहां से इधर बढ़ेंगे ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी कि किसी एक ओर बढ़ते हैं केंद्र से और भी सब जितना रिक्त स्थान दिख रहा है सब में हम त्रिज्या पा सकते हैं। और कोई भी वृत्त से केंद्र तक की जो दूरी, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होता है उसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। दूसरी बात समझ लीजिए कि अगर कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है और कोई एक रेखा उसके केंद्र से होकर वृत्त की परिधि पर पड़े, मतलब कहने का मतलब यह है मेरा कि कोई भी एक रेखा खंड है जिसका दोनों सिरा वृत्त की परिधि पर हो और वह केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर और स्मॉल डी के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, डायमीटर क्या होता है? तो एक ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है और उस रेखाखंड की दोनों सिरा, यानी कि अगर एक बिंदु और बी बिंदु इस रेखाखंड की अंतिम बिंदु है तो ये दोनों बिंदु वृत्त की परिधि पर होगा, और यही जो दोनों बिंदु वृत्त की परिधि पर होगा इसी को हम लोग कहेंगे डायमीटर यानी कि व्यास। अगर व्यास की संख्या पूछे तो व्यास भी कितना होता है? अनंत। मतलब कि किसी वृत्त में जितना चाहे उतना व्यास हो सकता है। क्लियर? आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? अब देखिए, व्यास के बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, तो चलिए आगे क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, आप लोग व्यास तक देख लिए हैं। व्यास के बाद दूसरी बात आती है, वो क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे यदि कोई वृत्त है और वृत्त की वही रेखाखंड अगर वृत्त की दोनों सिरों पर यानी कि परिधि पर कोई रेखाखंड की अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर पड़े, चाहे कैसे भी, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इधर से भी ऐसे हो सकता है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हम लोग अभी कर रहे हैं। ये क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। जीवा कहा जाता है। और जीवा भी की संख्या अगर आपसे पूछे, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्ड, और जीवा की संख्या पूछे तो इसका भी जीवा की संख्या अनंत होता है, जितना मन है उतना जीवा हो सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी वृत्त में त्रिज्या की संख्या इन्फिनेटिव, किसी वृत्त में व्यास की संख्या इन्फिनेटिव और किसी वृत्त में जीवा की संख्या इन्फिनेटिव। एक बहुत सी इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि जो वृत्त का जो व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास वो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी
जीवा। यानी कि डायमीटर जो होता है बिगेस्ट कॉर्ड होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो व्यास होता है। क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा जो आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। अब जो 10th क्लास में पढ़ना है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे देखिए 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सी बात कर लेते हैं। ये जो हमारा जो चैप्टर है ये वृत्तीय से संबंधित क्षेत्रफल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु की चर्चा भी ना करते हुए हम सीधा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, वृत्तखंड इसकी चर्चा करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो है, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने के लिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है उसको समझ लीजिएगा। जैसे आपको कभी कभी ऐसा सुनने को मिल सकता है सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। ये सकेंद्रीय वृत्त क्या होता? सकेंद्रीय वृत्त उस वृत्त को कहते हैं जिसमें एक केंद्र हो और एक केंद्र से ही दो वृत्त खींचे गए हो, इस तरीके का। तो ये दोनों वृत्त क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आगे इसमें आप लोग को और क्या क्या पढ़ना वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में, इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है इसकी बारे में समझेंगे। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। सपोज दैट कोई एक वृत्त है, उसके केंद्र से अगर इस तरीके का दो त्रिज्या बनती है, इस तरीके का जो त्रिज्या बनता है, तो ये जो क्षेत्र है और ये ऊपर का क्षेत्र है, दोनों त्रिज्यखंड कहलाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो छोटा वाला क्षेत्र बचा, यानी कि इसको O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो OAB जो छोटा वाला है इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और अगर ऊपर वाला की बात की जाए तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर। छोटा वाला को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इससे संबंधित आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको 2-3 बातें आएगी। पहला आती है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा आपसे पूछ सकता है त्रिज्यखंड का परिमाप। 2 बातें आपको पढ़ना है इसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जो समझ लीजिए। अगर हम मान लेते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये जो एरिया है यहां पर जो देख रहे हैं, जितना देर में ये ब्लैक से जो घेरा हुआ इसके अंदर का एरिया, यही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर परिमाप से बात की तो यहां से जो AB चाप की लंबाई होता है, यही होता है त्रिज्यखंड का परिमाप या त्रिज्यखंड की चाप। परिमाप या इसको चाप भी कह सकते हैं। ठीक है। फार्मूला इसके लिए क्या हो जाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए चलता है θ/360 πr²। और त्रिज्यखंड की परिमाप की बात की जाए तो θ/360 2πr। क्लियर। क्षेत्रफल निकालेंगे तो θ/360 πr², और अगर त्रिज्यखंड का परिमाप निकालेंगे तो θ/360 2πr। दूसरी बात, अगर यहां पर आया है थीटा, अब ये थीटा क्या है,
तो थीटा को समझने के लिए इस फिगर को फिर से एक बार ध्यान से देखिए। अगर कह दे थीटा का मान ये जो कोण यहां पर झुकाव बन रहा है ये भी थीटा है, और अगर ऊपर की ओर ऐसे घुमा देगा तो ये भी थीटा है। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उस पर निर्भर कह रहा है। अगर लघुखंड का त्रिज्य क्षेत्रफल कहेगा या लघुखंड की चाप की लंबाई कहेगा तो ये फिर ये थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा की बात कर रहा है। और अगर आपसे दीर्घखंड की चाप की लंबाई की बात करेगा, किसकी? दीर्घखंड की, तो ये ऊपर वाला थीटा की बात कर रहा है। समझ रहे हैं ना? अगर आपसे लघुखंड की चाप की लंबाई कहेगा तो किसकी बात कर रहे हैं? नीचे वाला जो हरा रंग से थीटा लिखे उसका। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो लाल वाला जो थीटा लिखा हुआ है, नहीं कि बड़ा वाला थीटा। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपको कह देगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और थीटा आपको दिया हुआ रहेगा दीर्घ त्रिज्यखंड वाला, मतलब कि ऊपर वाला थीटा दे देगा, कहेगा लघु वाला को निकालिए। कभी कभी ऐसा होगा कि दीर्घ को निकालने कहेगा, लघु का थीटा दिया हुआ रहेगा। उस स्थिति में थीटा कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझ लीजिए। जैसे अगर कहेगा लघु का क्षेत्रफल निकालिए और कह देगा कि थीटा बराबर 240 डिग्री, तो थीटा बराबर 240 डिग्री ये लघु का हो सकता है क्या? नहीं, ये दीर्घ का थीटा दिया हुआ है, दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा दिया हुआ। इस स्थिति में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बराबर आपको हो जाएगा 360 माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, केंद्र पर बना कोण, लिख देते हैं डायरेक्ट, दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण। ठीक है। अगर आपको कभी कभी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना रहे, उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में हो जाएगा थीटा बराबर 360 माइनस लघु त्रिज्यखंड के केंद्र पर बना कोण। समझ रहे हैं? यानी कि आपको प्रश्न पर निर्भर करता है, प्रश्न क्या कहता है उस पर निर्भर करता है। यानी कि आप यहां से सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर आपको थीटा निकालना है लघु वाला का, लघु त्रिज्यखंड का, और दीर्घ कर दे रखा है तो 360 में से दीर्घ को घटा दीजिए, लघु निकल जाएगा। और अगर आपको निकालना है दीर्घ का और लघु का दे रखा है तो दीर्घ का निकालने के लिए 360 में से लघु को घटा दीजिए, दीर्घ निकल जाएगा। मतलब कि सेम कंडीशन है कि अगर लघु का निकालना है, दीर्घ का दे रखा है तो उससे उसको घटा दीजिए 360 से, और अगर दीर्घ का दे रखा है, सॉरी लघु का दे रखा है, दीर्घ का निकालना है तो 360 में से लघु के थीटा को घटा दीजिए। क्लियर? की कोई दिक्कत? क्लियर ना? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया थीटा निकालने की बात। अब एक चीज और जान लीजिए, कभी कभी प्रश्न बनाते समय इस तरीके की बात आपको देखने को मिलेगा। कह देगा प्रश्न बनाते समय कि एक प्रश्न को ही लेकर सॉल्व करके देख लेते हैं, उससे भी समझ लीजिए। कहेगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे, जिसके त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, क्या? चतुर्थांश। यह चतुर्थांश होता है क्या, इसको समझ लीजिए। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा। कितना हिस्सा?
फोर्थ हिस्सा यानी चौथा हिस्सा। मतलब अगर कोई वृत्त है तो इसका 4 भाग बांटेंगे तो इसका प्रत्येक हिस्सा 1/4 कहलाता। और एक चीज जान लीजिए, कभी भी चतुर्थांश बनता है तो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता? तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां तो पता चल गया कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और प्रश्न में r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर तो 90/360 और गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 9 चौके 36, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, इन्हें 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और अगर परिमाप निकालने कहेगा तो इस फार्मूला को प्रयोग कर लेना है, बाकी सब चीज सेम रहेगा, परिमाप निकल जाएगा। क्लियर? अब ये तो हमने देखा त्रिज्यखंड के बारे में। अब हम लोग को आता है इसमें एक चीज और पढ़ना है, वो क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो त्रिज्यखंड आप लोग समझ गए होंगे, त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं। अब आपको एक चीज और आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड की बात करता है, यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए, अब हम लोग वृत्तखंड की बात करते हैं। वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, इसकी बात करते हैं। वृत्तखंड कैसे बनता है जो समझिए। यदि कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है और यहां इसका केंद्र है, और अगर ये कोई जीवा है तो ये हिस्सा जो 2 भागों में बटा, इसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और वृत्तखंड भी 2 गो होता है, ऊपर वाला को कहेंगे बड़ा हिस्सा है इसलिए इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा वाला हिस्सा है इसलिए इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। समझे? छोटा वाला हिस्सा है इसलिए कहेंगे इसको लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला हिस्सा है इसलिए कहेंगे इसको दीर्घ वृत्तखंड। अगर आपको वृत्तखंड निकालना है, अगर वृत्तखंड का, इसमें भी आपको वही 2 प्रश्न पूछ सकता है कि वृत्तखंड की चाप की लंबाई बताइए। दूसरा आपको पूछ सकता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो एगो चीज जान लो बाबू, अगर आपको वृत्तखंड की चाप की लंबाई निकालने कहता है तो त्रिज्यखंड का जो चाप की लंबाई निकालते हैं वही सेम फार्मूला से इसकी चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे और क्यों निकाल सकते हैं जो समझिए। यदि कोई वृत्त बनता है, इसका ये केंद्र होता है और ये इसका जीवा अगर मान लेते हैं, और आपको अगर कहा जाए कि इसको यहां से ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? मिला सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे मिलाएं और ये वाला लाइन ना रहे तो क्या है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड है कि नहीं? अभी हम त्रिज्यखंड पढ़े तो बिल्कुल इसी तरीके का था ना, लेकिन जब ये लाइन खिंचा जाता है तो ये हिस्सा कहलाता है वृत्तखंड। कौन वाला हिस्सा? ये नीचे का जो हिस्सा ये है जो कहलाता है वृत्तखंड, और ये ऊपर का हिस्सा है जो कहलाता है वृत्तखंड। अब जानिए, अगर त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई जितना था उतना ही ना इस वृत्तखंड की चाप की लंबाई होगा। यानी कि चाप की लंबाई निकालना है तो हम लोग त्रिज्यखंड के फार्मूला से ही निकालेंगे। इसके लिए वही थीटा यहां पर केंद्र पर का कोण पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इसमें कहा गया कि चाप की लंबाई ना कर कह देगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या निकालने के? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या करेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो बाबू वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा इसको समझ लीजिए। तो वृत्तखंड बनता है कैसे? तो अगर आपको देखें, अभी हमने बताया कि ये लाइन नहीं रहता तो ये क्या रहता? एक त्रिज्यखंड रहता। क्या रहता? एक त्रिज्यखंड रहता। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
और यहां तक तो हो गया। अब ये लाइन हुआ तो देखिए ये लाइन हुआ, इसको नाम ले लेते हैं O, इसको A और इसको B। तो यहां देखिए OAB एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना जी। यानी कि अगर कोई बड़ा सा हिस्सा में से उसका छोटा हिस्सा ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बचा हुआ निकल जाएगा। ये बचा हुआ हिस्सा शेष हिस्सा है, उसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। यानी कि हम लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर? क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? की कोई दिक्कत? क्लियर? अब यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वही है जो हम लोग पढ़े, क्या था? थीटा बटा 360। कितना था? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस किसको करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू, अब यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए स्थितियां बदलेगी, स्थितियां बदलेगी। और क्यों बदलेगी ये समझ लीजिए। अब आपने पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा होगा, एक होता है फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है? एक स्थिति और इसमें होता है कि अगर इसकी ऊंचाई पता ना हो तो इसको हीरो के सूत्र से भी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ना? एक और तरीका होता है कि कहीं अगर ये समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया अगर, तो इसके लिए हो जाता है पाई 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु होने पर समबाहु त्रिभुज वही तो बन सकता है। और समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होता है, सभी कोण आपस में बराबर होता है, और सभी कोण 60 डिग्री का होता है। कहा कि तीनों कोणों का 180 होता है ना जी। तो 3 कोण बन रहा है तो 6 × 18 यानी 60 × 180, यानी कि 60 डिग्री का सभी कोण होगा। किसमें? अगर समबाहु त्रिभुज बनता है तब। समझ रहे हैं बात को? एक स्थिति और आता है कि अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें और आपको सिर्फ त्रिज्या पता है, इसका भुजा पता नहीं है, केंद्र पर का कोण पता है, उस स्थिति में भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो वहां साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं ना, उससे भी बना सकते हैं। क्या हो जाता है? 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। इसका भी आप प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको 3 स्थितियां हो गई। पहली स्थिति, अगर आधा ऊंचाई पता है। अभी ऊंचाई क्या है? आप लोग सोच रहे हैं कि ऊंचाई, तो ऊंचाई जो यहां पर ये केंद्र से यहां पर जो लंब डालेंगे ना, यही ऊंचाई होता है। और अगर ऊंचाई पता है तो आप इस फार्मूला का त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पर रख सकते हैं। अगर आपको कह दिया गया समबाहु त्रिभुज है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कहा गया कि त्रिभुज है लेकिन ना इसका ऊंचाई पता है और ना इसका ये जीवा पता है, इस स्थिति में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और उस स्थिति में आपको इस फार्मूला का प्रयोग करना। समझ रहे बात को? यानी कि अगर आपको जीवा की लंबाई भी पता नहीं है और इसका ऊंचाई भी पता नहीं है तो आंख मूंद के त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह इस फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे बेसिक जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पढ़ना था, उसकी बेसिक थी। अब आप लोग एक्सरसाइज को शुरू कीजिए और एक्सरसाइज बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम बनाकर सेंड कर देंगे। उसका वीडियो आगे मिल जाएगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आगे आपको मिलेगा, पूरा एक्सरसाइज का मिलेगा। तो ये आपका बेसिक था। बेसिक को बढ़िया से देख लीजिए, एक बार 2 बार करके देख लीजिए। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाइए, आपसे बिल्कुल एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद, टेक केयर।